स्वागत है मेरे दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो चलिए 10 क्लास का मैं सैम्पल पेपर लेकर हाजिर हूँ, ठीक है ना। 10 क्लास क्या लेकर हाजिर हूँ मैं? सैम्पल पेपर। खंड ए रहता है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ पर यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्लियर ना। कुछ इंट्रोडक्शन है जो आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 80 वस्तु प्रश्न बोला है कि 1 से यानी 1 से 80 तक जो रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इनमें से आपको 40 गो प्रश्न का उत्तर देना है। क्या को ध्यान देना है, बस मात्र और मात्र 40 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है, क्लियर ना। देखिए प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प है, यानी 4 गो ऑप्शन आपका रहेगा, जिनमें से एक गो सही रहेगा। अपने द्वारा चुने गए से प्रश्न का उत्तर दिया, यानी कि 40 गो ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। क्या चीज़ के लिए? साइंस का है, ठीक है ना। ये विज्ञान का आपको सिंपल पेपर 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये रहा पहला प्रश्न। क्या चीज़ कि आपको बता चुके हैं विज्ञान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है ना। सिंपल पेपर 2022 के लिए 22 है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, क्लियर। चलिए समय को न बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का ये पहला प्रश्न, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? कौन सा दर्पण जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस, ऋणात्मक यानी माइनस होता है। बोल रहा है कि कौन सा दर्पण जिसका फोकस दूरी क्या है? ऋणात्मक, क्लियर ना। ऋणात्मक माने कि माइनस होता है। तो आपको बता देते कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। याद रखिएगा, ये दोनों प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बस याद रखिएगा। किस दर्पण की फोकस दूरी? देखिए 3, सबसे ज़्यादा अंक वाला का माइनस रहेगा। देखिए 3 अंक का है अवतल दर्पण तो माइनस, और 2 अंक का है वो प्लस, ठीक है ना। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस में होती है और उत्तल दर्पण का धनात्मक होती है, क्लियर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका, दर्पण की फोकस एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध? बोला कि जो दर्पण का फोकस होती है एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है? तो r/2। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2 ऑप्शन होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्लियर। यदि पूछे कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आपको बता देते हैं कि वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी का दुगुना होता है। फोकस दूरी क्या होता है? दुगुना, ठीक है ना। जो वक्रता त्रिज्या होती है दुगुना होती है, ठीक है ना। क्लियर ना, समझ में आया कि नहीं? चलिए थर्ड क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब सबसे नज़दीक मेरा आँख कितना देख सकता है। सबसे नज़दीक मेरा आँख कितना देख सकता है? तो सबसे नज़दीक कितना देख सकता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक नहीं आपका या हमारा किसी का आँख नहीं देख सकता। यहाँ याद रखिएगा कि हमारा जो नेत्र है यानी न्यूनतम मतलब नज़दीक सबसे कम कितनी दूरी को देख सकता था? 25 सेंटीमीटर कम से कम दूरी को देख सकता है, उससे कम नहीं देख सकता है। अधिकतम की बात की जाए तो अनंत, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूरी देख सकता है? अनंत तक, इन्फिनाइट तक। लेकिन न्यूनतम यानी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं देख सकता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? आपको बता दें, प्रिज्म आप पढ़े होंगे तो आपको बता देते कि सबसे कम कौन झुकता है या कम सबसे कम फैलता कौन है? लाल, ठीक है ना। आपको सबसे कम झुकाव लाल का होता है, कम फैलाव लाल का होता है, ठीक है। लाल के बारे में आपको कुछ बात है जो बता देते, लाल रंग कम झुकता है, कम झुकाव, ठीक है, कम झुकता है। फिर आपको बता देते हैं ये कम फैलता है, फैलता भी कम है, ठीक है, यानी फैलाव भी इसका कम है। और इसका बात है इसका क्या होता है? आपका तरंगदैर्घ्य भी क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तरंगदैर्घ्य अधिक। ये 3 बातें लाल से पूछता है, ठीक है ना। लाल का क्या है? कम फैलता है लाल,
कम झुकता भी है, इसका अधिक प्रकीर्णन है, सॉरी विक्षेप अधिक इसका, सॉरी इसका आपको बोले क्या, इतना याद रखिए, कम इस फैलता है, कम इसका क्या है, झुकाव भी कम है। क्लियर ना, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, मानव आँख कोई रेटिना द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब कैसी होती है। बोला है मानव आँख में जो रेटिना पर बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है ना, बोला कि मानव नेत्र के जो आँख पर रेटिना पर जो बनता है प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कैसा होता है आपको, वास्तविक और उल्टा। क्या होता है, हमारा आँख में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला किस लिए प्रतीत होता है। ऑप्शन एक रहा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन पहला क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दूसरा ऑप्शन प्रकाश का प्रवर्तन के कारण। तो हम लोग जानते हैं आकाश नीला कैसे दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमको आकाश कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। बड़ा कौन सा दर्पण लेंगे कि उसका वस्तु को देखें तो बड़ा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बताइए किसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, फटाक से। तो जानते हैं, देखिए अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो कौन सा लेंस को उपयोग करेंगे। तो आपको इससे पहले ट्रिक बता चुके हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। पहले इसका आंसर जान लीजिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा उपयोग करेंगे हम लोग, अवतल। इसका ट्रिक क्या देखिए, निकट, याद रखिएगा ट्रिक इसका, निकट। कई अंक का है निकट दृष्टि दोष, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। तो उत्तर होगा इसका 4 अंक का, यानी अवतल, अवतल हुआ ना, 4 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। बस याद रखिए 3 का 4। ठीक है, निकट 3 अंक का है ना, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल यानी 3 का 4। ठीक है ना, देखिए उसी से दीर्घ बोले, दीर्घ या दूर बोले, दीर्घ, दीर्घ भी देखिए 2 अंक का होता है, दीर्घ या दूर दोनों एक ही है। दीर्घ बोले या दूर दोनों का मतलब एक ही। देखिए 1 अंक 2 अंक दोनों है, तो आंसर क्या होगा 3 अंक का, उत्तल। ठीक है, तो 1 2 का 3, यानी दूर दृष्टि बोल रहे तो उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि बोले तो अवतल। बस याद रखिए 2 का 3, 3 का 4, 2 का 3, 3 का 4। 2 का मतलब दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि उत्तल लेंस, 3 का मतलब निकट दृष्टि दोष यानी अवतल लेंस। बस याद क्या रखना है, 2 का 3, 3 का 4। क्लियर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। बोला ये कौन सा उपकरण है, यानी कौन सा मशीन है जिसमें हम विद्युत धारा का पता करते हैं। ठीक है ना, विद्युत धारा का पता करते हैं तो ग्लेनोमीटर हमको विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। ठीक है ना, ग्लेनोमीटर क्या बताता है कि किसी भी धारा, कोई भी तार से विद्युत धारा यदि प्रवाहित हो रहा है तो ग्लेनोमीटर आपको बता देगा। उसमें सुई रहता है, जो सुई इधर उधर हिलना शुरू हो जाएगा तो पता चल जाएगा आपको कि क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए ये क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया। दाएं हाथ का अंगूठे के नियम, दाएं हाथ का अंगूठे नियम पढ़े हैं ना, इसको कौन लाए हैं, तो आपको पढ़ाए होंगे तो आपको पता होगा, फ्लेमिंग साहब। ठीक है, फ्लेमिंग साहब क्या बताया, दाएं हाथ के अंगूठे नियम। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। बोला जो विभवांतर होता है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक फटाक से बताइए क्या होता है, वोल्ट होता है।
क्या होता है, बोल्ट, जिसको भी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। विभवांतर कैसे मतलब बाबू, बोल्ट, ठीक है, या मात्रक बोले तो क्या हो, वोल्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो आपको बता देते हैं कि किस संयोजन द्वारा सबसे अधिक मान मिलता है, तो समांतर क्रम संयोजन में सबसे अधिक मान। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, देखिए ये प्रतिरोध है मान लीजिए, यहाँ से फिर मान लीजिए दूसरा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, फिर मान लीजिए यहाँ तीसरा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, यही क्रम जारी रहेगा, ठीक है ना। पहला प्रतिरोध हो गया, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। आपको पूछे कि समांतर क्रम संयोजन क्या है, तो बोलेंगे प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहला प्रतिरोध का दूसरा, देखिए इधर पहला सिरा हुआ, इधर दूसरा सिरा हुआ। बोलेंगे पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा रहे, यही क्रम जारी रहे। क्रम क्या रहे, लगातार जारी रहे, इसी को क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन। अपना भाषा में कह सकते हैं कि पहला वाला है ना प्रतिरोध, होकर दूसरा सिरा तीसरा वाला का पहला से जोड़ेंगे, यानी दूसरा का पिछवाड़ा और तीसरा का अगवारा आपस में जोड़ देंगे, फिर दूसरा का पिछवाड़ा और तीसरा का अगवारा एक साथ आपस में आप जोड़ दीजिएगा, यही क्रम क्या है, ऐसा ही आप जोड़ते जाइए, इसी को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। सॉरी नहीं, श्रेणी क्रम, क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम, क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है ना, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, आप बोलेंगे निम्नलिखित किस संयोजन से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, तो श्रेणी क्रम संयोजन से बढ़ जाता है, ठीक है ना। किस क्रम से बढ़ जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन से मान बढ़ जाता है, ठीक है ना। किससे बढ़ जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन से मान बढ़। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, बोलेंगे पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा और तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, यही क्रम क्या हो, लगातार जारी रहे, इसे क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर ना। दो तरह का संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, तो इसमें सबसे ज़्यादा धारा का मान प्राप्त किया जाता है। एक होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम, ठीक है। इसको डिफाइन क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा मान इसी से प्राप्त हो, आपका आंसर यही है। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहेगा, आपको बता दिए, समांतर क्रम जोड़िए। बोलेंगे सभी प्रतिरोध का पहला सिरा, यानी जितना रहेगा सबका पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ, यानी जैगो प्रतिरोध रहेगा सभी का पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा रहे, इसी को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। क्लियर ना। सबसे ज़्यादा धारा का मान किसमें प्राप्त किया जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर। चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति क्या होता है, परंग चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक है। तो आपको चुंबकीय क्षेत्र का डिफिनेशन में पूछा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या क्या है, तो उसी डिफिनेशन में आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र का कैसी होती है, काल्पनिक रेखा होती है। चुंबकीय क्षेत्र का कैसी होती है, काल्पनिक। कैसा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का होता है, मान लीजिए चुंबक, नाल चुंबक, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में घुसती है, उत्तरी ध्रुव से निकलेगी, दक्षिणी ध्रुव में घुसेगी, उत्तरी ध्रुव से निकलेगी, दक्षिणी में, उत्तरी ध्रुव से निकलेगी, दक्षिणी में घुसे, ठीक है ना। यानी इसका डायरेक्शन क्या है कि उत्तरी से निकलना है, दक्षिणी में घुसना, उत्तरी से निकलना, दक्षिणी में घुसना, उत्तरी से निकलना, दक्षिणी में घुसना, उत्तरी से निकलना, दक्षिणी में घूमना। यह एक काल्पनिक रेखा, यानी कल्पना करके रेखा बनाते हैं। क्लियर ना। अंदर की बात की जाए तो अंदर उल्टा, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से अंदर। चुंबक के अंदर क्या, दक्षिण से उत्तर। आपको दो गो यहाँ से पूछता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी, काल्पनिक होती है, ठीक है। पूछे कैसे जाती है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में बाहर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर की बात की, खोखला वलय, खोखला विलयन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी होती है, तो भैया दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव। क्लियर ना। चलिए मजेदार प्रश्न है, देखिए 1 किलोवाट घंटा पूरा 1 किलोवाट आवर, ठीक है, वाट आवर, और 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, बताइए फटाक से। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 9 19 जूल के बराबर होता है, बस याद रखिएगा, ठीक है ना। 1 किलोवाट घंटा बराबर किसका होता है, 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19
जूल के बराबर होता है। क्लियर। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बार बार आपको बताए होंगे कि जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा हम लोग प्रयोग फिर से कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो क्या है देखिए, नाभिकीय ऊर्जा भी खत्म हो सकता है, कोयला भी खत्म हो सकता है, प्राकृतिक गैस भी खत्म हो, लेकिन सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा जो सूरज से ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूरज से ऊर्जा प्राप्त होता है सौर ऊर्जा, ये कभी नहीं खत्म है। यानी जब तक सूरज चांद रहेगा भैया, जब तक सूरज रहेगा, जब तक सौर ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है, जब तक यानी सूरज मामा रहेंगे बबुआ, जब तक सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसका भंडार सीमित ना असीमित होता है, खत्म होबे नहीं करेगा। बोल रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? बोल रहा है कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? कौन सा लेंस को अपसारी लेंस? बस ध्यान दीजिएगा, अपसारी लेंस आपको बार बार ऑब्जेक्टिव पुस्तक, अपसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है? फटाक से बताइए, अपसारी लेंस किस लेंस को? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस, अपसारी अपसारी, ध्यान दीजिएगा, अपसारी लेंस अवतल लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस बोलेंगे उत्तल लेंस को, अभिसारी लेंस। ठीक है, अपसारी उत्तल, अभिसारी, सॉरी अपसारी अवतल, उत्तल को अभिसारी। क्लियर ना, बस रट लीजिए आप। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ग कौन सा है? तो मैं एक ट्रिक आपको दे देता हूँ, ठीक है ना, बस ट्रिक याद रखिएगा। लहनी, क्या होना चाहिए? लहनी, लहनी। ठीक है, ये क्या प्राथमिक रंग का ट्रिक है, ट्रिक तरीका याद करने, लहनी, बस याद क्या रखे? लहनी, ये प्राथमिक रंग, लाल, ल से लाल, ह से हरा, न से नीला, लहनी, बस याद रखे, ल से लाल, ह से हरा, न से नीला। ठीक है, ल से लाल, ह से हरा, नी से नीला, ये क्या? प्राथमिक रंग या प्राथमिक वर्ण। ठीक है, ल से लाल, ह से हरा, नी से नीला, यह है क्या? ट्रिक। तो आप बताइए कि कौन आंसर होगा? चलिए कौन आंसर होगा? तो उपयुक्त सभी, लाल, हरा, नीला, यानी उपयुक्त में से सही आपका आंसर। प्राथमिक रंग का ट्रिक याद रखिए, बस क्या? लहनी, लाल, हरा, नीला। चलिए, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? रंगीन यानी हमारा आँख का कौन सा हम लोग का भाग होता है जो रंगीन होता है? रंगीन, कलर, ठीक है, कलर जैसा। ठीक है, बताइए कि कौन होता है? फटाक से बबुआ, अरे बताओ मेरे सोना। तो आइरिस, आइरिस कैसा होता है? रंगीन होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? रंगीन, यानी एकदम रंग कलर रहता है। आइरिस का भाग कैसा होता है? कलर में रहता है। चलिए, ये सब क्वेश्चन आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, क्लियर ना, तो इसलिए याद कर लीजिए। 1 HP बराबर होता है, बोला कि 1 HP, 1 HP बराबर कितना होता है? तो बता देते कि 646 वाट। ठीक है, कितना होता है 1 HP बराबर? 1 HP बराबर होता है 746 वाट। क्लियर ना, 1 HP बराबर 746 वाट, यानी आंसर आपको क्या होगा? 1। क्लियर। चलिए, 20वां नंबर प्रश्न, विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास किसे कहते हैं? मैग्नीफाइंग मतलब बड़ा, बड़ा ग्लास यानी बड़ा कौन होता है? ठीक है, मैग्नीफाइंग मतलब बड़ा या विशालक मतलब बड़ा। ठीक है, तो इनमें कौन है जो बड़ा आपको प्रतिबिंब को दिखाता है? फटाक से बताइए, अरे बताओ मेरे बाबू, फटाक से बताओ कि कौन है। चलो बताओ। देखिए, उल्टा कंडीशन, उत्तल अवतल में, अवतल दर्पण है तब बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेंस में, उत्तल लेंस में बड़ा बनता है, उत्तल लेंस में बड़ा बनता है। कैसे बनता है? बड़ा। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको? विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। क्लियर ना, उत्तल लेंस में क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है,
अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। यहाँ शीशा ग्लास यानी आर पार देखने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो उत्तल लेंस आर पार देख पाते इसलिए क्या मैग्नीफाई ग्लास कहते हैं किसको, उत्तल लेंस को। इसमें उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण में बड़ा बनेगा, बस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या होता है। और जब कोई तार से हम करंट पास कराते हैं, ठीक है, तो क्या उसमें प्रवाहित होता है, क्या गुजरता है। तो आपको बार बार बता चुके हैं, किसी चालक से आप कुछ प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह। अब जिधर से करंट जाए उसका विपरीत दिशा में प्रवाह होता है, ठीक है, उल्टा दिशा में, ठीक है। तो किसी चालक तार पर आप क्या करिए, करंट विद्युत धारा प्रवाहित करिए, उसमें क्या प्रवाहित अंदर गुजरता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, क्लियर ना। चलिए ये रहा प्रश्न, एम्पियर घंटा मात्रक बराबर, जो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है बताइए। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक होता है, खींचिए ना। आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर घंटा। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से वाट के बराबर है, कौन है जो वाट के बराबर होता है। तो जूल पर सेकंड क्या होता है, 1 वाट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये होगा ऑप्शन जूल पर सेकेंड, क्या होता है, जूल पर सेकेंड 1 वाट के बराबर होता है, क्या होता है, जूल पर सेकेंड 1 वाट के बराबर आपका होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। एकदम इजी क्वेश्चन, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, फटाक से बता दीजिए मेरे बाबू। अरे बताओ विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जिसको ए से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या, एम्पियर, जिसे ए से सूचित करते हैं। स्वाहा, आगे बढ़ जाओ मेरे बाबू। ये रहा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है, मतलब विश्व तापन के लिए। विश्व तापन में वर्ल्ड में जो विश्व में जो गर्मी इतना बढ़ रहा है, इतना प्रदूषण हो रहा है, उसका कारण कौन सा गैस है, तो कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.03%, ठीक है ना। 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ग्लोबल वार्मिंग या विश्व तापन गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको समझ में आया होगा। ऐसा ही सिंपल पेपर देखिए, इसमें 100 क्वेश्चन है, मात्र उसमें से मैं 25 क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ। यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं आखिरी तक, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते हैं, तब आगे के वीडियो में लेके आऊँगा 25 से आगे, ठीक है। और सारे प्रश्न को लेंगे, अच्छे से लाऊंगा। सैंपल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 के एग्जाम वाले लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जो भी है वो शेयर कर दीजिए। साइंस का स्टूडेंट भी, आप 12th लिख रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 10 क्लास के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, तभी मैं आगे का वीडियो लेकर आऊँगा, नहीं तो नहीं लेकर आऊँगा, क्लियर ना। तो आज के लिए नहीं, जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।